इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत करते हैं हम सारे मेहमानों का। हमारे साथ तारिक फतेह साहब जुड़ रहे हैं सीधे कनाडा से। जाने माने ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं। स्वागत है तारिक साहब आपका। नितिन गोखले जी नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोखले साहब आपका भी स्वागत है। हमारे साथ पाकिस्तान से दो मेहमान हैं आज। राजा फैजल कॉलमनिस्ट हैं और जावेद गफारी साहब आप भी पत्रकार हैं। राजा साहब, जावेद साहब, आपका भी मोस्ट वेलकम इंडिया टीवी पर। अफगानिस्तान के हालात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ये पैनल है, क्योंकि बहुत कुछ अभी भी संशय में है कि वहां पर अब किस किस्म की सरकार बनेगी। क्योंकि जो तालिबान हम जानते हैं, जो देखा है 1995 से 2001 तक का जो निजाम उनका देखा है, उसे दहशतगर्दी के सिवाय कुछ नहीं कहा पूरी दुनिया ने। लेकिन अब बहुत से लोगों ने ऐसा कहना शुरू किया है कि शायद इस बार वो कुछ सबक लेकर के आया है और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए शायद अपने कुछ तौर तरीके बदलेगा। लेकिन क्या इस पर यकीन कर सकते हैं? और पाकिस्तान और खासतौर पर अफगानिस्तान की जो आवाम जनता है, उसका फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है? तारिक साहब, मैं शुरुआत करना चाहता हूं इमरान खान साहब के स्टेटमेंट से, जिन्होंने कहा कि आखिरकार अफगान लोगों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी। एज इफ वो वेलकम कर रहे हैं कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। मतलब एक किस्म की एक राहत है, खुशी है उनके बयान में। तो कैसे देखते हैं आप इसको कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वेलकम कर रहे हैं कि अमेरिका गया और तालिबान आया? ये भुगतेंगे आगे चल के। उनको तो, पाकिस्तानियों को तो आदत है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कभी भी फेंकी जा सकती है, मिलिट्री को किसी वक्त भी हो सकता है। अभी जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो नहीं है, वो तो जो जिहादी जनरल्स हैं उनके हाथ में है। और उनका ताल्लुक आईएसआई का ताल्लुक और ये आपके तालिबान का बिल्कुल ऐसा है जैसे सीधे हाथ का उल्टे हाथ से होता है। और वो इसमें कामयाब हुए। अब वो और बात है कि इसका नतीजा आपके पशु नेशनलिज्म पे क्या होगा और ड्यूरेंट लाइन के ऊपर क्या भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को, जब ये सारे का सारा सारी बीमारी जो है, जिसको कहते हैं कि शरिया का निज़ाम मुस्तफ़ा, इसमें होता क्या है वो अफगानिस्तान के लोगों को तो पता है कि वहाँ क्या, ईरान के लोगों को पता है। इसीलिए जहाँ जहाँ आप ये शरिया की हुकूमत है वहाँ से लोगों को भागते हुए आप देखते हैं। लेकिन जो सऊदी अरेबिया, जो पहले एक जमाने में फंड करता था पूरा तालिबान को, वहां इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है कि वहां के क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो तो बेसिक शरिया की बुनियाद को चैलेंज कर दिया उन्होंने कि ये हदीस वदीस सब बेकार बातें, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जो आइडियोलॉजी है जिसके तहत तालिबान जो अपना कर रहे हैं अफगानिस्तान में, जो उन्होंने किया है या अब करेंगे आके पाकिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो देवबंद से है। ये सारा फलसफा आपके हिंदुस्तान के देवबंद के मदरसों का है। और एंड में आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की पिछले 70 साल में टॉलरेट करना देवबंदियों को और उनकी आइडियोलॉजी को और उनके मदरसों को आपको कितना भारी पड़ेगा। तो दिस विल हैव इंटरनेशनल रिपरकशन, जिसमें हिंदुस्तान को, और ये मैं सुनता रहता हूँ इंडियन नेटवर्क्स पे कि बात करनी चाहिए, ये वर्जन 2.0 निकला है। इनको पता चलेगा कि गज़वा हिंद का एक ही है वर्जन, और वो है हिंदुस्तान की तहस नहस करना, कि रोज़े क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगा जब सारे हिंदू मुसलमान ना हो जाएं या और सारे हिंदू टेंपल ना डिस्ट्रॉय। ये फंडामेंटल उनकी बिलीफ है जो देवबंद से है। जी ठीक। तो ये आइसोलेट नहीं होने वाला। इमरान खान साहब को तो खुद पता है कि वो अपनी आजादी नहीं मना सकते, दूसरे की आजादी क्या मनाएंगे। वैसे इमरान खान साहब ने कोई पहली बार ऐसी बात नहीं कही है। उन्होंने तो शुरुआत में, जब वो सरकार में थे भी नहीं, तब भी वो ये कहते थे कि ये कोई दहशतगर्द या टेररिस्ट नहीं है और इनसे बात करनी चाहिए, इनको समझाना चाहिए, इनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। लेकिन मैं अगर राजा साहब के पास जा सकूं, राजा साहब, सवाल यह है कि क्या तालिबान की वजह से पाकिस्तान ने भुगता नहीं है? क्या पाकिस्तान के बच्चों का खून नहीं बहाया इसी तालिबान ने? छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाकर कत्ल नहीं किए हैं? तो आज कैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वेलकम कर सकते हैं तालिबान के आने को? इसका पाकिस्तान को लगता है कोई नुकसान उसको नहीं होगा?
देखिए सौरभ, यहाँ पे आप बात को बिल्कुल ऐसे बता रहे हैं कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में। पिछले 20 साल में जिस तरीके से आपने आपके मुल्क के लोगों ने इन्वेस्ट किया, खुसूसन उस वक्त के बाद कि जब आपके ही जो NSA अजीत डोवल साहब, उनका जो शास्त्रा यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने जो डिफेंसिव ऑफेंस और इस तरह की वो जो डॉक्ट्रीन्स जो हैं वो वहां पे बता रहे थे जिस हवाले से, वो सारी की सारी आपने इम्प्लीमेंट की। इनमें से कुछ फैक्शंस ऐसे थे जो कि क्रिमिनल फैक्शंस थे, और जाने के लिए कोई उनके पास जगह नहीं थी। उनको ये था कि शायद तालिबान जो खत्म हो गए हैं और वो दोबारा वापस आ नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी ऐसी एक्टिविटीज को TTP की शक्ल दे दी, और TTP की शक्ल देके तो वो साथ में BLA की शक्ल हो गई। और उसमें तो फिर हमारे पास एविडेंसेस भी मौजूद हैं जिसमें कि कुलभूषण जाधव हम लोग पकड़ते हैं, और फिर हमें यह भी पता चलता है कि इनकी सारी की सारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो अफगानिस्तान में NDS और रॉ के संगठन के साथ वहां पे चल रही थी। और फिर पाकिस्तान में जिस तरह से उन्होंने अंत मचाया, वो मुझे सौरभ आपको बताने की जरूरत नहीं। राजा साहब, अगर ऐसा है तो फिर इमरान खान साहब TTP की हिमायत क्यों करते थे? फिर वो क्यों कहते थे कि TTP टेररिस्ट नहीं है? अगर TTP इंडियन क्रिएशन है तो वो उसको सपोर्ट क्यों करते थे? देखिए, आप TTP कह रहे हैं, TTP को आप TTA के साथ मिक्स मत करिए। TTA और TTP दो बिल्कुल डिफरेंट। TTP जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, और TTA जो है उन्होंने अपनी जंग आजादी लड़ी है, ऐसे ही लड़ी है जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी थी। अरे सर, रहने दीजिए, और मेरी नजर में रहने दीजिए प्लीज 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 प्लीज। अब इतने बड़े बड़े नाम मत लाइए बीच में। हम TTA और TTP पे बात कर लेते हैं, वहीं तक रहने दीजिए इसको। अफगानिस्तान पाकिस्तान पे बात कर लेते हैं। वैसे मेरी नजर में तालिबान जो है वो सुभाष चंद्र बोस से भी बड़े हैं। उसकी वजह यह है कि एटलीस्ट इन्होंने जंग जीती, तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने जंग जीती। बहुत अच्छी बात है। क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में। देखिए, यह बात बिल्कुल साफ है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि हम ऐसा सोचते हैं, हमारे हिसाब से यह सही है। ठीक है, हम उस पर बहस कर सकते हैं। मैं नितिन गोखले जी को लाना चाहता हूं। आपने साफ, राजा साहब ने डिस्टिंक्शन कर दिया कि जो पाकिस्तान में तालिबान है वो तो इंडिया का क्रिएशन है, तो वो तो टेररिस्ट है, और जो तालिबान अफगानिस्तान में है वो तो सुभाष चंद्र बोस से भी बड़ा फ्रीडम फाइटर है। देखिए सौरभ, ये जो बातें चल रही है, इसकी कोई मतलब वजह जो है वो सिर्फ रेटोरिक है। अब देखिए, असलियत पे आइए कि क्या जो अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में जो सरकार बनेगी वो क्या पूरी तरह से पाकिस्तान के कंट्रोल में रहेगी, या जैसे पाकिस्तान चाहता है या जिसकी ख्वाहिश है, ये हमें नहीं पता। क्योंकि तालिबान जो आएगा उसकी क्या क्या पॉलिसी होगी अभी किसी को ही नहीं पता कि कौन उसका नुमाइंदा होगा, कौन उसकी लीडरशिप कौन सी होगी, ये कुछ नहीं पता अभी तक। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो गदगद हो रहे हैं पाकिस्तान में कि हमारी सरकार आ गई, हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है, ये मेरे ख्याल से प्रीमेच्योर है, और थोड़ा सा वक्त उसमें देना चाहिए कि इसके आगे आगे क्या क्या होता है। क्योंकि कितनी भी कोशिश कर ले, तालिबान में ऐसे फैक्शंस हैं जो पूरी तरह से पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। ISI भले ही चाहें, वो हम देखते हैं आगे आगे क्या होता है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा, सुभाष चंद्र बोस वगैरह तक आने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे उतने पीछे जाने की। और दूसरी बात यह है कि तालिबान जो आएगा, गवर्नमेंट रहे अफगानिस्तान में, पर बाकी दुनिया को अगर उसको रिकॉग्नाइज करना है तो तालिबान भी ये जानता है अभी 20 साल के गैप के बाद कि अगर उसको लेजिटिमेसी चाहिए, चाइना से ही हो, रशिया से ही हो, तो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की जरूरत उनको पड़ेगी, जो पाकिस्तान नहीं चाहता है। इसलिए अभी इतने जल्दी इसके ऊपर बयानबाजी, इसके ऊपर खुशी जताना मेरे ख्याल से प्रीमेच्योर है। लेकिन क्या अफगानिस्तान का तालिबान की का टेक ओवर करना, इसके पीछे खुले तौर पर पाकिस्तान है, आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल है। कम से कम 80% तो पाकिस्तान ने ही उसमें मदद की है, उनको वेपन्स दिए हैं, उनको सेंचुरी दी थी, और उनके लोग भी उसमें है, लश्कर तोयबा है, बाकी जो आतंकवादी संगठन है वहां पाकिस्तान में, उन्होंने भी मदद की। अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं काबुल से कि जो लूटपाट हो रही है गांव में, रूरल एरियाज में, उसमें इनके लोग शामिल हैं।
तो अभी पाकिस्तान का हाथ इसमें जरूर है, पर वो क्या पूरी तरह से इस कंट्रोल को अपने काबू में रख पाएगा या नहीं, ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना। ठीक है, मैं जावेद साहब के पास ले जाना चाहता हूं। आपने बाकी तीनों मेहमानों की बातें सुनी हैं। राजा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि तालिबान से उनको कोई खतरा नहीं, अफगान तालिबान से उनको कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान को। बाकी दोनों मेहमानों का यह मानना है कि आपने इसको पाला पोसा है और ये आकर आपको डसेगा जरूर। जावेद साहब, पहली बात तो डसेगा तो भी हम निपट लेंगे, अगर हमें कोई खतरा है तो भी हम निपट लेंगे। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को जो भी मुश्किलात है उनका सामना पाकिस्तान ने ही करना है। ये जो आपने बिठाए हैं दोनों मेहमान मेरे, इनका पाकिस्तान से ताल्लुक ही कोई नहीं है। जो आपके मेहमान है तारिक फतेह खास तौर पे, ये कभी पॉजिटिव बात कर ही नहीं सकते पाकिस्तान के लिए। आप इनको जितनी दफा लाएंगे ये अगली दफा मजीद नेगेटिव बात के साथ आएंगे। इन्होंने जिंदगी में कभी पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव बात नहीं की। अगर पाकिस्तान बात चुप करे, तारिक फतेह मुझे बोलने दीजिए, आपकी जबान पे मैं नहीं बोल रहा था। पाकिस्तान नहीं बोले तो तारिक फतेह आप मेरी बात में नहीं बोलेंगे। अच्छा, तारिक फतेह आप तारिक साहब सुन ले एक बार, तारिक साहब एक बार सुन लीजिए ना, सुन ले, उसके बाद बोलिएगा। तारिक साहब सुन लीजिए, तारिक फतेह अपनी बारी पे बोलिएगा। जावेद जी बोलिए, तारिक फतेह अपनी बारी अच्छा पे बोलिए, बोलिएगा। बोलिए जावेद जी, बोलिए बोलिए। बाकी नापाक मुंह तुम्हारा, जावेद जी तुम्हारा नापाक तो तुम्हारा पूरा वजूद नापाक है। तुम पाकिस्तान का नाम लेते हुए तुम कांपते हो। तुमने जब पाकिस्तान का नाम लिया, तुमने कैसे अपनी नापाक जबान से पाकिस्तान का नाम लिया? अपनी जबान के ऊपर तुम्हारा नाम ही नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का। तुम अगर पाकिस्तान का नाम लोगे तो फिर मैं तारिक फतेह कुछ और साथ लगा के बोलूंगा। अभी सिर्फ तारिक फतेह बोल रहा हूँ, इसको बर्दाश्त करो। जावेद जी, आपको जिस बात आपको जो बात करने के लिए सर आज बुलाया हमने, वो बात कीजिए ना। अरे आप अपना एनालिसिस दीजिए। अभी जो बात हो रही थी उस पर आइए, आइए उसी पे आ जाता हूँ, ये नहीं बोलेंगे बीच में। ये जब बोले थे मैं नहीं बोला। बोलिए बोलिए। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक आजाद मुमलिकत है, एक ताकतवर कंट्री है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ने मदद की है तो फिर तो इसका मतलब है आप वैसे ही नाकाम हो गए, आपकी पॉलिसी नाकाम होगी कि आप कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान जैसे मुल्क ने अफगानिस्तान में बाकायदा तौर पे तब्दीली ला दिखाई है और आप जैसा बड़ा दबंग मुल्क कुछ नहीं कर सका, तो आपको तो वैसे ही ख्याल करना चाहिए ना। अरे साहब, आपकी बाउंड्री लगती है उसके साथ, आप उसको बैठा करके खाना खिलाते हैं, उसको आप हथियार देते हैं। आपके लिए तो बड़ा आसान है करना। अरे आपके प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? मैं आज आपको देखिए किसी रेटोरिक में जाए बगैर, जावेद गफारी साहब की मैं कोई रेटोरिक की बात नहीं करूंगा आपसे। मैं आपके प्राइम मिनिस्टर को कोट करूंगा। इमरान खान ने कहा कि जितने पश्तून अफगानिस्तान में नहीं रहते उससे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। ये तो उनके अपने शब्द है ना। तो आपने तो किया है, वो तो वो कबूल कर रहे हैं। क्वेटा शूरा क्या है? एक सेकंड, क्वेटा शूरा क्या है? आज 20 सालों में हमने नाम तालिबान की जगह क्वेटा शूरा सुना। आपके एक सूबे की राजधानी के अंदर तालिबान आकर के बैठता है, अपना हेडक्वार्टर बनाता है, उसके सारे लीडर्स वहां पर हैं। तो आप मुझे बताइए कि तो आपने करना ही था। मिस्टर शर्मा, बलोचिस्तान में तो हम आपका ताब भी ले रहे हैं। हमारे रोजाना एफसी के वहां पे जवान शहीद हो रहे हैं, वहां पे इन्वॉल्वमेंट तो आप लोगों की भी है ना। आपको नहीं पता? अरे बलूचिस्तान में भारत की सरकार चलती है, बलूचिस्तान में भारत की सरकार चलती है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जावेद गफारी ये कह रहे हैं बलूचिस्तान में भारत की सरकार चलती है। भारत की सरकार चलती है जब बलूचिस्तान में हमारे बंदे शहीद होते हैं। वहां पे एफसी के रोजाना शहीद होते हैं, वो आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं होते। तारिक फतेह बोलिए। तो वो मारेंगे। तुम लोगों को पता नहीं मुसीबत क्या, जहां जाते हो रेप करते हो औरतों को। ये क्या दिमाग में है? कैसे बीमार किस्म के लोग बंगाल के वहां कोई रेप नहीं करते। पाकिस्तान का कोई रेप पता नहीं है। रेप की तादाद आप देख लें, फिर इंडिया में ज्यादा होगी। रेप की तादाद में देख लें तो आपके साथ ज्यादा हुआ होगा। खबरदार, पाकिस्तान को रेपिस्ट नहीं कहना। नहीं, इनको जो है, अच्छा जावेद गफारी, आप उनको जो मर्जी बोल रहे हैं वो आपको कुछ नहीं बोल सकते क्या? ऐसा नहीं होता ना। आप बोलेंगे दो बातें, आप बोलेंगे चार वो सुनाएंगे। बहरहाल देखिए, मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं। जावेद गफारी, मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं। सुनिए, एक लगातार बोलने से कोई फायदा नहीं सर, प्लीज। देखिए, इनका कहना यह है, तारिक फतेह जावेद गफारी ये कह रहे हैं कि हाँ, हमें इस बात पे फख्र है कि हमने तालिबान को इतने सपोर्ट किया कि आज उसने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया, आप कुछ नहीं कर पाए। वो इसे पाकिस्तान की जीत और इंडिया की हार बता रहे हैं। वो तो प्राउड है इस बात पे। तो सही कह रहे हैं ना, उनको पता नहीं है अगर इनके साथ आगे होने क्या जाने वाला। जीत गया। अच्छा जावेद जी, एक मिनट, तारिक जी की आवाज आए, बोलिए। देखिए, ये ड्यूरेंट लाइन के चौकीदार जो अपनी मादरी जबान से शर्मिंदा हैं, जो अपने आप से शर्मिंदा हैं, जिस जमीन पे रहते हैं उस पे थूकते हैं हिंदुस्तान पे,
ये बात कर रहे हैं कि हमने ये अचीव कर लिया। इनके हाथों 1947 से आज तक बर्बरा का मैसेकर जो था, जिन्ना साहब की जिंदगी में था, 750 लोगों को दरिया के किनारे लाके शूट किया। इनको क्या पता होगा? इनके यहां किताबें नहीं छपती, ये सिर्फ वही वानवी पढ़ लेते हैं, काफी होता है इनके लिए। इन्होंने बंगाल में 10 लाख औरतों को किया, इनके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। इतने लोग है एक्सेसरी है ताकि ये ब्लैकमेल कर सके दूसरे मुल्कों को, हमने यहां मार दिया, वहां मार दिया, हम टेरर फैला रहे। अब ये आके आपके दरवाजे पे खटखटाएंगे और कहेंगे ड्यूरेंट लाइन जरा हटाओ अटक तक, फिर देखेंगे क्या इनकी सारी पंजाबी देंगे अपने। इनको यह में नहीं आया कि व्हाट दे हैव अनलीश्ड जी कम टू हॉन्ट देम। बॉर्डर बनेगा तो वो सर्व होगा हिंदुस्तान। बीच में ये खिचड़ी जो बनाई जिन्ना साहब ने वो वैसे ही रह जाएगी। जी तारिक साहब की आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। मैं दोबारा आता हूं आपके पास, गोखले जी के पास जाना चाहता हूं। मैं गफार साहब की बात लेके जाना चाहता हूं, गफारी साहब की बात। देखिए, अगर आप पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप तो एक्सपर्ट हैं गोखले साहब, देखें अगर कि भारत की जड़ें अगर अफगानिस्तान में फैलती हैं या गहरी होती हैं तो ये पाकिस्तान को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और फिर चाहे उसके लिए तालिबान को वहां पर लाना पड़े वो करेंगे। मुझे तो उनकी बातों से ऐसा ही लगा। तो पाकिस्तान इसको एक सक्सेस के तौर पर क्यों ना देखे? बिल्कुल देखें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान खुशी जरूर मनाए, ये उनकी खुशी की बात है, उनके लिए जरूर मनाए। पर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में या स्ट्रेटेजिक जो इक्वेशंस होते हैं उसमें कभी भी एक परमानेंट हार या परमानेंट जीत नहीं होती है। आप इतिहास देख लीजिए पिछले 50 सालों का, और तब देखिए कि क्या हुआ था और क्या होने जा रहा है। तो अभी जो बाकी देश क्या करेंगे, भारत तो अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। भारत ने जो करना था वो कर लिया। $3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट था वहां पे, वो इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जा रहा है। वो जो फायदा हुआ, जो एक जड़ें वहां भारत की है, वो वैसे की वैसी रहेंगी। थोड़ा सा अभी वो दबी रहेंगी थोड़े दिनों के लिए, पर देखिए तालिबान भी आगे आगे क्या क्या करता है, क्योंकि ये आज का गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। स्ट्रेटेजिक गेम में देयर आर नो परमानेंट विक्ट्रीज और परमानेंट डिफीट्स। इसलिए खुशी अभी उनके वो जायज है कि वो खुश हैं, पर ये खुशी कितने दिन रहेगी ये देखना पड़ेगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं राणा साहब आपसे, इन ऑल सीरियसनेस, मुझे बताइए कि आपने बहुत नजदीक से देखा, आपके बगल का मुल्क है, जो कुछ तालिबान ने किया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो किया, उनको स्कूल नहीं जाने देना, औरतों का घर से बाहर ना निकलना, पब्लिक एग्जीक्यूशंस, पब्लिक बिहेडिंग्स, हाथ काटे जाना, फुटबॉल स्टेडियम्स के अंदर एग्जीक्यूशंस होना, मतलब हमको मिडिवियल वर्ल्ड में जो है वो पहुंचा दिया। वो देखा हमने अफगानिस्तान में होते हुए। क्या इसको कोई कैसे एंडोर्स कैसे कर सकता है? कोई इसको कैसे अलाउ कर सकता है? क्या इसके खिलाफ सबको नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान में रहता हो या पाकिस्तान में रहता हो? आज आपकी तालिबान है, आज वो बच्चियों की तालीम भी है कि वो हॉस्पिटल में जाके नर्सेस से और फीमेल डॉक्टर और उनसे कहें कि आप आए काम पे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। फिर बच्चियां भी वहां पे स्कूल भी नजर आ रही हैं, सब नॉर्मल है। और ये कि अब वो किसी को वो बुर्का वगैरह नहीं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ हेड स्कार्फ जो है वो लें। अगर आप ये कहते हैं कि है, अगर आप ये कहते हैं तो वो तो सऊदी अरब में भी है। आपके संबंध सऊदी अरब नहीं होते लेकिन खराब हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ से सौरभ इंडिया से बहुत बड़ी ना गलती हो गई। कैसे कि ये जो स्ट्रेटेजिक विन है, ये बेसिकली इंडिया को एम करनी चाहिए थी। तालिबान के साथ मेरे ख्याल में जितना अच्छा भारत ने किया है वो किसी ने नहीं किया। कैसे? क्योंकि अगर नेशनल आर्मी को लीजिए तो अभी भी उसके जो 80 ऑफिसर्स हैं वो देहरादून में बैठे हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इससे पहले जितने भी ऑफिसर्स जाते रहे हैं 40% ऑफिसर्स की ट्रेनिंग आपके यहां होती रही है। और उनका प्रदर्शन फिर हमने देख लिया कि कैसा प्रदर्शन था उनका। तो मेरे ख्याल में तो क्रेडिट तो इंडिया को ही जाता है
कि इंडिया ने क्या खूबसूरत उनको ट्रेनिंग दी। जी 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 जी, नहीं मैं समझ रहा हूं आपकी बात कहां जा रही है। मैं चाहूंगा एक बार फिर इसका जवाब गोखले साहब ही आपको दें फिर। अभी भी, और वो आपने जो ऑफिसर्स बता रहे थे ना सर, वो अभी भी ट्रेन हो रहे हैं, वो अभी भी हमारी एकेडमी में हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और उसके पीछे की जो वजह है ये, चलिए इनके सवाल का जवाब दीजिए गोखले साहब। अफगान सेना ने हथियार क्यों डाले? नहीं, हथियार इसलिए डाले कि उन्होंने अरेंजमेंट कर ली थी पहले, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी, कोई पॉलिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव उनके पास नहीं था। अब ये जो 3 लाख फौज है, ये जो आने वाली तालिबान सरकार है, उनको कैसे पोसेगी, उनको कैसे पैसे देगी, कैसे सैलरी देगी, ये देखते हैं। और ये जो ज्यादातर ताजिक मेजॉरिटी फोर्स है, ये क्या करेगी तालिबान के लिए, और तालिबान के लिए कैसे खतरा बन सकती है, इसका अंदाजा शायद बहुत लोगों को नहीं है। क्योंकि ये इसमें से आपने 5,000 को नौकरी दे दी, 10,000 को नौकरी दे दी, पर तालिबान क्या 3 लाख लोगों को पोस सकेगा? $6.6 बिलियन मंथली अमेरिका देती थी अफगानिस्तान चलाने के लिए। पैसे कहां से आएंगे? नारकोटिक्स से। शायद पाकिस्तान दे पाएगी, पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं तालिबान गवर्नमेंट चलाने के लिए, तो दे दीजिए भाई, हमें क्या है, बहुत अच्छी बात है। आप अपना वो रखिए, इलाका भी रखिए, तालिबान को भी साथ में रखिए, और जो करना है कर लीजिए। राजा फैसल, देखिए हमने तो अपनी मिलिट्री एकेडमी में उनके ऑफिसर्स को ट्रेन किया था, अब आप भी खुलेआम किया था। अब आप बता दीजिए, आपने तालिबान को कहां ट्रेन किया, आपने तालिबान को कहां आर्म किया, कहां आपकी एकेडमी में एबोटाबाद में ट्रेन किया था इनको? बड़े अच्छे लड़े ना, तो आपने कहां ट्रेन किया था, कहां ट्रेन किया था? देखिए जो जिहाद का जज्बा होता है उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ये बात। और अफगानों को और खुसूसन पश्तून को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। जो पश्तून होता है वो बचपन से, आपको छोटा सा बच्चा भी नजर आता है ना, तो वो भी बंदूक चलाता हुआ नजर आता है। मैं किसी दिन आपको, अगर आप पाकिस्तान आए तो मैं उस तरफ लेके चलूंगा जहां पे ये मैं प्रदर्शन आपको करवाऊंगा फिर उधर। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है देखने में, और मुझे तो दुख इस बात का है कि आप इसको इतने फक्र के साथ बता रहे हैं कि बच्चे के हाथ में बंदूक है, बचपन से हम उसको बंदूक दे देते हैं। आप उस पर खुश हो रहे हैं? यू आर हैप्पी अबाउट इट? बिल्कुल खुश हैं आप? खुश हो रहा हूं, सही। मैं इस चीज से खुश हूं। जी जी, मैं इस चीज से खुश हूं क्योंकि वो अपने लिए लड़ना जानते हैं, वो अपने लिए लड़ना जानते हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया को साबित किया है। आपने उनके कितने बड़े मार दिए, फिर भी जो उनका बच्चा था वो जवान होता। जो बच्चा आज से 20 साल पहले पैदा हुआ, आज वो वहां पे लड़ रहा था, वो लड़ रहा था उधर। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये होती है कौम। सुपर पावर थी ना अमेरिका, किधर गई? 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ, उसने सिर्फ और सिर्फ जंग देखी, उसने बंदूक उठाई, और आज वो एज अ कंकरर दाखिल हुआ काबुल में। ये हम सबके लिए एक लेसन है, आपके तो लिए बच्चे को बंदूक देना अच्छी बात है, और जिहाद के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तारिक फतेह, बल्कि इनका तो ईमान है ना कि अल्लाह ने इनको भेजा है इस काम के लिए, ये कॉन्करर बनने के लिए आए हैं। और ये इनकी जो चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं, ये सिर्फ यही अपने आप को वो तुर्क खिलाफत के सिपाही समझ रही है। तो अर्दगान सब बन के आए हुए हैं यहाँ पे, इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपनी बीवी बेटियों को मारने पीटने के लिए, 4 शादियां करने के लिए, FGM करने के लिए, ये तो उस दौर के लोग हैं। ये गलती से इस सेंचुरी के अंदर बैठे हुए हैं। ये भाई टॉपिक बता रहे ना, आपका मोटिवेटिंग क्या है, आपका 4 शादी का है ना मसला, आपको क्यों बीच में ला रहे हो? क्यों ला रहे हैं ना, क्योंकि ये आपके शरिया में है। अब वहां बेटियां आप लूट रहे हैं ना। आपने घर घर जाके कहा 14 साल से बड़ी लड़की और 50 साल से छोटी उम्र की बेवा जो है उसकी लिस्ट बनाओ। ये औरतों की लिस्ट को क्यों पड़ी हुई है? कभी तो अपनी इनसिक्योरिटीज मानो, अपने बातों पे कोई लिहाज कर लें। इस उम्र में आप झूठ बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। झूठ बने। अच्छा, वो 12 साल की बच्चियां जो घर घर जाके लूटी जा रही हैं, वो झूठ है, क्योंकि आपके यहाँ नहीं हो रहा, वो झूठ हो गया। जो बेवाओं को जमा करके लिस्ट बन रही है कि हर औरत जो बेवा है 45 से कम की, वो हमारी है, घर से लिस्ट लेके आओ। हमारे मुजाहिदों को सेक्स की जरूरत है, वी हैव टू रेप, क्योंकि ये अलाउड है आपके शरिया में। आप रेप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? आपको पता है कि इनकी ड्यूटी में इजाफा होने जा रहा है। अरे एक मिनट, बात पूरी तो होने दीजिए, बोलिए। सारे मुंह पे खोल के बता रहा हूं, डरते क्यों हो इस बात से? बंगाल में क्यों रेप किया था? मौलवी आके नहीं कह रहे थे
कि इनको हिंदू औरतें इनको मुसलमान करने के लिए इनको रेप करना चाहिए? 1 लाख औरत को रेप नहीं किया आपने? नहीं अभी, लेकिन ये भी कह रहे थे तारिक फतेह साहब, अभी राजा फैसल ने ये भी कहा, मैं आता हूं गफ्फारी साहब आपके पास भी, इन्होंने ये कहा कि इस बार ऐसा कुछ वहां नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि इस बार औरतों को काम करने की आजादी है। अभी एक तस्वीर चल रही है जिसको ये कह करके प्रोपोगेट किया जा रहा है कि देखिए अब तो औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं तालिबान के सामने और तालिबान उनको कुछ नहीं कह रहा। तालिबान तो ये कह रहा है कि आप अपने दफ्तरों में जाओ, काम करो, रूटीन जिंदगी जियो, हम कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये सोशल मीडिया का जमाना है। जब पहले आए थे तो जो हरकतें इनकी थी देवर वाइड स्प्रेड। अब इनको पता है कि आईएसआई ने ट्रेन किया है कि हाउ टू प्रोपगेट योर गुड बिहेवियर। आप देखिएगा कि इन औरतों को कैसे कौन उठा के लेके जाता है। ये पूरी जहनियत इज बोर्न आउट ऑफ अ कंप्लीट सेक्सुअली डिप्रेव्ड कम्युनिटी दैट डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिविलाइजेशन। इनके सामने औरत एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, आपके हिसाब से ये देर सवेर वही करेंगे जो इन्होंने 95 में किया था? एब्सोल्युटली। सौरभ, और ठीक कर है, क्या सकते हैं? एक मिनट, जावेद गफ्फारी जवाब दे, एक मिनट, जावेद गफ्फारी को लाइन, बोलिए जावेद जी। सर अब बात सुने, ये जो बंदा बैठा है ना, इसने कभी जिंदगी में अच्छी बात नहीं की पाकिस्तान के लिए और ना ही ये उनके लिए कर सकता है। उनका मन नहीं करता करने का तो मैं कैसे मजबूर कर दूं उनको? कभी अच्छी बात नहीं कर सकता। इसकी परवरिश ऐसी है, मुझे लगता है बचपन से लेकर आज तक सिर्फ इसने रेप ही देखा है। इसको रेप के अलावा कुछ पता ही नहीं है। इसको ये नहीं पता कि वो नमाजों की बात करेंगे, इसको ये नहीं पता वो दुआ की बात करेंगे, इसको ये नहीं पता कि वो बाकायदा तौर पर रियासत मदीना शायद बना दे, इसको कुछ भी नहीं पता। इसको सिर्फ एक सेकंड, जावेद गफ्फारी साहब एक मिनट, जावेद गफ्फारी साहब एक मिनट। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, अफगानिस्तान तालिबान के अंडर इस्लामिक मुल्क है। अभी आपने कहा रियासत मदीना बना देंगे, इमरान खान साहब भी वो बनाना चाहते हैं। मैं आपको चैलेंज देकर के पूछ रहा हूं, जो तालिबान 1995 से 2001 तक था, आपको अभी पाकिस्तान के लोग भी सुन रहे होंगे, आप वैसा ही रूल चाहते हैं पाकिस्तान में? हम उस तरह का रूल नहीं चाहते। हमारी हुकूमत जो है वो फिर तालिबान भी चाहिए, वो वैसा रूल भी नहीं चाहिए आपको? वो जो जुल्म रियासत मदीना तो हम चाहते हैं। हम तो कहाँ हैं, हमारे पास रियासत मदीना आए, यहाँ पर इस्लामाइजेशन आए, यहाँ पर हम तारिक फतेह चुप करो यार, मुझे बोलने तो दो। हर बात में टू करते हो। तारिक फतेह चुप करो, दूसरे खबरदार आप तुम बोले तो मेरी जुबान पे, जब मैं बोलने लगता हूं तो चुप करते हो। तारिक फतेह यू शट अप। अरे जावेद गफ्फारी साहब, सभी लोग थोड़ा सा कंट्रोल में रह के बात करें। आप उससे बात कीजिए ना, आप उससे बात कीजिए, मुझसे बोलिए, आप बोलिए। जब मैं बोलता हूँ बीच में ये बोलने लग जाते हैं। अच्छा, मेरा टेम्पो खराब कर देते हैं। ज्यादा प्यार है इन्हें आपसे, बकवास अपनी बंद रखें। इनको ज्यादा प्यार है आपसे, मैं तो चुप करके बैठा हूँ। अच्छा बोलिए। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान के अंदर 5 वक्त नमाज पढ़ने की भी आजादी है, नकाब कोई रखता है तो उसकी भी आजादी है, बुर्का कोई पहनता है तो उसकी भी आजादी है, ओपन कोई घूमना चाहता है तो उसकी भी आजादी है। क्योंकि कायदे आजम ने जो पहली स्पीच की थी पाकिस्तान में, उसने कहा था कि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब, तमाम लोग आजाद हैं। उस चीज के ऊपर आज तक हम लोग लगे हुए हैं। मैं चाहूं तो अपनी बहनों को पर्दा पहना दूं, मैं चाहूं तो मेरी बहनें अगर फ्री जाना चाहती तो मैं उनको भेज दूं। आपके चाहने से क्यों है ये, उनके चाहने से क्यों नहीं है? यही प्रॉब्लम है, आप चाहें तो वो पहने, आप चाहें तो वो ना पहने। अरे वो जो चाहे वो क्यों ना करें? मैं यही कह रहा हूं, मैं चाहूं तो वो पहन ले, लेकिन मुझे पता है कि वो आजाद भी है, तो मुझे कोई यहाँ पे तकलीफ नहीं है। वो तो ये बात, अरे तो आप अपने लिए जो चाहते हैं वो अफगानिस्तान के लिए क्यों नहीं चाहते? फिर अफगानिस्तान के लिए तालिबान क्यों चाहते हैं? अफगानिस्तान के लिए मैं यही चाह रहा हूँ ना, आप उन्हें करने तो दे ना। उन्होंने हुकूमत बनाई है, आज आपने तनकीद शुरू कर दी है। हुकूमत देखी हुई है उनकी, आप लूज कर चुका है। अरे भाई अच्छा गफ्फारी साहब एक मिनट, मुझे एक बात बताइए। गफ्फारी साहब एक बात बताइए। मैंने तालिबान को देखा यूट्यूब पे और टीवी चैनलों पर, जब पहले उनकी हरकतें आती थी। आपने कहां जाके देखा? आपने भी तो वही देखा ना। तो आप आज कैसे माने बैठे हैं कि वो नहीं करेंगे, ये कत्ल नहीं करेंगे? आपको कैसे मालूम है? क्योंकि पाकिस्तान मीडिएटर है। पाकिस्तान ने तमाम मीडिएटर है। पाकिस्तान तालिबान को सिखाएगा, अब पाकिस्तान तालिबान को सिखाएगा कि तमीज में कैसे रहते हैं। नितिन गोखले, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आगे देखिए होता है क्या, कितना कंट्रोल पाकिस्तान का रहता है और कितनी ब्लोबैक पाकिस्तान की तरफ होती है। ऑलरेडी आपके पास विजुअल्स आने शुरू हो गए हैं जहां तालिबान पाकिस्तान फ्रंटियर या बॉर्डर पे जो गार्ड्स है उनको थ्रेटन कर रहे हैं। डोरांड लाइन अगर तालिबान रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तब पाकिस्तान क्या करेगा ये देखते हैं, क्योंकि
वो एक हिस्टोरिकल जो एरर है, वो एक नेशनलिस्ट तालिबान गवर्नमेंट अगर काबुल में आती है जो अफगानिस्तान की इंटरेस्ट चाहेगी सबसे पहले, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो खुशी हो रही है, जताई जा रही है, इसमें वो उनको उसमें खुश होने दीजिए कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आप कह रहे हैं कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर मानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा, और उस जगह पर पहले से ही पाकिस्तान परेशानियों में रहा है, जिसको टीटीपी, जिसका जिक्र अभी जो है राजा साहब कर रहे थे। बताएं राजा साहब, इस बात का जवाब दें, गंभीर बात है, सीरियस बात है। देखिए, कन्फ्यूशियस ने एक दफा कहा था कि टू नो व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो इज द ट्रू नॉलेज। कुछ चीजें आपको जो सामने नजर आ रही हैं उनके बारे में पता है, तो उससे आप अंदाजे लगा रहे हैं कि शायद ये हुआ होगा और ये हो रहा है, और अचानक से जो तालिबान है वो इसलिए आ गए हैं। आप हमारा जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, करते रहें, लेकिन आपको एक वाइडर एस्पेक्ट से भी सोचना चाहिए कि ट्रेड वॉर चल रही है यूएस और चाइना के बीच में। क्या ख्याल है आपका कि यहां पे किसी बड़ी ताकत का कुछ लिया दैया नहीं होगा? क्या किसी ने अपनी माइलेज नहीं बढ़ाई होगी? आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना, आई एम टॉकिंग अबाउट रशिया। क्या उन्होंने कोई माइलेज नहीं बढ़ाई होगी इधर? और दूसरी बात यह है कि सबसे जो खतरनाक चीज मुझे नजर आ रही है वो भारत के लिए नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि भारत मुफ्त में ही अपना टू फ्रंट खोल के बैठ गया है, मुफ्त में ही अपना टू फ्रंट खोल के बैठ गया। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मैं भारत की इतनी चिंता मुझे क्यों रहती है, वो इसलिए रहती है कि मेरे जो पुरख हैं वो हिमाचल प्रदेश कंगरा से थे। जी जी जी, ठीक है, और ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। मैं पाकिस्तान के लिए भी उतनी मुझे चिंता होती है जितनी कि भारत के लिए होती है। तो मेरे ख्याल में हमें ये सोचना चाहिए कि मुफ्त में ही जो फ्रंटलाइन बन गया ना भारत, इसकी चिंता करनी चाहिए आप लोगों को। हम मुफ्त में नहीं बने राजा साहब, हम मुफ्त में नहीं बने। हमारा तो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, वो सारा पीओके तो हमारा ही है ना, हमारा बॉर्डर लगता है वहां पे। हमारा फ्रंट आज का नहीं खोला हुआ, वो हमारा बॉर्डर है, वो दैट इज इंडियन बॉर्डर, इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। तो हमारा फ्रंट है, वो पहले से है। अच्छा, अभी आपके कब्जे में है, जरूर हो सकता है कल को ना रहे, जब तक है हमें मालूम है आप वहां से इधर लोग भेजने की कोशिश करेंगे। और नितिन गोखले रोजाना ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उनको जहां भेजते हैं, आपको मालूम है। नितिन गोखले, मैं इस बहस में ध्यान नहीं रहा हूं। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, अभी चाइना की बात की इन्होंने, देखिए अफगानिस्तान में पहले ग्रेट ब्रिटेन आके पछता चुका है, उसके बाद रशिया आया या सोवियत यूनियन आई, फिर अमेरिका आया। किसी भी कारण से वो चले गए, हार के चले गए, बहुत करारी हार हुई सबकी। अब चाइना आना चाहता है और उनके साथ पाकिस्तान को लाना चाहता है। दे आर वेलकम टू कम इनटू अफगानिस्तान एंड डू व्हाटएवर दे वांट। हमें भारत के लिए जो ये कह रहे हैं ना, कश्मीर में भारत की दिक्कत होगी अब अगर तालिबान काबुल में आ गया है, तो मैं आपको बता दूं कि जब पावर में था अफगानिस्तान में, तब भी उसको कश्मीर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो जबरदस्ती पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी कुछ लोग चाहते थे कि वहां से कोई मर्सनरीज आए, कोई जिहादी आए और कश्मीर में कुछ करें। पर अभी भारत की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अलग है। अगर आते भी हैं, उसको निपटने में बहुत सक्षम है और उसके लिए उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इतने जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचना, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, ये किसी एनालिस्ट को शोभा नहीं देता है, लीव अलोन स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। नहीं, उन्होंने तो अपने कार्ड्स खोल दिए ना, उन्होंने तो आज खुल के कह दिया कि अब तालिबान वहां पर आ गया है तो अब आपके यहां पर भी वो डिस्टर्बेंस करेगा। ये बातें हम लोग कहते थे तो कहते थे झूठे आरोप लगाते हैं। अब पाकिस्तान के इतने सीनियर, इतने रेप्यूटेड कॉलमनिस्ट, एक एनालिस्ट ये बात खुलकर टीवी पर कह रहे हैं कि अब इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए हम अफगानिस्तान से लोगों को बुलाएंगे, तो मानना पड़ेगा। अब तो दुनिया को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तारिक साहब, सच बोल दिया इन्होंने। देखिए, एक चीज तो मैं इंडिया का जरा क्रिटिक कर लूं कि हिंदुस्तान बस बहस मुबाहिसे में, और जिस तरह मैं की बात सुन रहा हूं कि इस वक्त डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, ये हमेशा दे आर वल्नरेबल। ऐसे मुफ्त में नहीं 1000 साल तुर्कों ने और अफगानियों ने और जिसकी मर्जी आई हिंदुस्तान पे। ये जो आप बैठ गए हैं कि सोचेंगे, देखेंगे, क्या करेंगे, सर जाने दें। आपके घर पहुंच चुके हैं, आपके अंदर दे लिव इन योर लैंड। आपके पूरा देवबंद का जो मदरसा है, यू स्पॉन्सर इट एंड देन यू वेट एंड सी कि क्या हो रहा है। कभी तो खड़े होके स्ट्रेट बात करें। ये कब तक आप लोग हिंदुस्तान में ऐसी बात करते रहेंगे कि इधर की सुन लो, वेट कर लो, देख लो? अरे जस्ट टेक अ स्टैंड फॉर वंस।
क्या स्टैंड होना चाहिए? क्या स्टैंड होना चाहिए तारिक जी? वो होना चाहिए कि जिसने हाथ उठाया उसका हाथ तोड़ देंगे हम। बोल ही नहीं सकते आप। पता नहीं चाइना आपके अंदर घुस के आपकी ऐसी तैसी। हमारा मुंह तोड़ दूंगा, हाथ ही उठा रहा हूं ना तारिक जी। हम अभी 50वें साल में है। आपको याद दिला दूं कि 50 साल पहले क्या हुआ था। 50 साल पहले दिसंबर 1971 में क्या हुआ था सबको याद है। जब जरूरत पड़ती है तो हम उठ के खड़े होंगे, थप्पड़ भी मारेंगे। सर सामने हो रहा है। आप कब तक 71 का रोना रोएंगे? आपके घर आके बैठ गए सब लोग। कोई घर में नहीं बैठा है। कोई घर में नहीं बैठा है यार। ये किस बात में आप लोग बुलेके में डाले हुए लोगों को? आपके 50-60 शहरों को किसी वक्त भी पाकिस्तान हड़ताल करा सकता है, क्योंकि 5th कॉलम आपके अंदर रहता है। पाकिस्तानी से ज्यादा इंडियन मुस्लिम एंटी इंडिया है। अच्छा चलिए तारिक साहब वो भी देख लेंगे जब वक्त आएगा, उसको भी देख लेंगे। मैं जानता हूं आप हिंदुस्तान के दोस्त हैं और आप खुद हिंदुस्तानी हैं। आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, मैं जानता हूं। तो आप जो कह रहे हैं दिल से कह रहे हैं, एक फिक्र से कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। जाने से पहले अब अगर इस चर्चा को हम लोग कंक्लूड करना चाहें, मैं फिर गफारी साहब के पास जाना चाहता हूं। अब आपके मैं जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस के लिहाज से पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है अफगानिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है आने वाले वक्त में ये कैसे पैन आउट करेगा? सर मैं भी उसी तरह कंक्लूड करता हूं जिस तरह आप चाह रहे हैं। आप ये देखें कि अफगानिस्तान के अंदर पहले 2 ताकतें थी, एक अशरफ गनी यानी कि हुकूमत और दूसरी थी अपोजिशन जो कि नजर नहीं आती थी, तालिबान। रोजाना वहां पे किलिंग होती थी, धमाके होते थे, हादसे होते थे। अब आप ये देखें कि उसके सामने करने वाला कोई नहीं है। अशरफ गनी भाग गया, वो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। अब है सिर्फ और सिर्फ तालिबान, और जब तालिबान होगा उसको अपना आप साबित करने के लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। उसका कोई दुश्मन ही नहीं है। उसका दुश्मन अब कौन होगा? इंडिया। उसका दुश्मन कौन होगा? अमेरिका, जो बेचारे डर के भाग चुके हैं यहाँ से। अब उसे दुश्मनी उस तरह करनी होगी कि बॉर्डर लेवल की दुश्मनी होगी। आप इंडिया से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं? आप इंडिया से इतना ऑब्सेस्ड क्यों? भाई हमारे तो कॉन्सुलेट थे वहां पे, आपके तो लड़ाके थे, हमारे तो कॉन्सुलेट ही थी ना। हमारा भी वहां पे कौंसल खाना है, हमारे भी वहां पे लोग बैठे हुए हैं, हमारे भी वहां पे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सारे आपके बैठे हुए हैं। आप खुद को कम करके क्यों बता रहे हैं? हम तो कह रहे हैं वहां सारे आपके बैठे हैं। डॉलर नहीं लगा अफगानिस्तान में बैठे ही सारे आपके लोग हैं। हमने वहां पे कारोबार नहीं किया। अरे ये पहले आप ढंग की बात करते करते फिर आप इस सब पे आ गए। बहरहाल मैं जहां से आपने बात अपनी अच्छी खत्म की थी वहां से करता हूं शुरू। इनका कहना है अफगानिस्तान में शांति रहेगी। अब तारिक फतेह साहब फाइनल कंक्लूडिंग कमेंट। ये उस वक्त पता चलेगा जब ये घर जाके ड्यूरेंट लाइन की हिस्ट्री पढ़ेंगे और इनको पता चलेगा जो पश्तून पीटीएम मूवमेंट के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इन्होंने जेलों में बंद किया हुआ है और जो ये बर्बरियत कर रहे हैं बलूचिस्तान में, उसका क्या फॉल बैक होगा। ये वो लोग हैं जो अपनी पाकिस्तान की जो पंजाबी एलीट है, गलत उर्दू बोलने वाले लोग, इनको आइडिया ही नहीं है कि बाकी पाकिस्तान क्या है। ये तो अपना सोचिए कि दे हैव नो आइडिया। इनके सामने पश्तून जो है वो चौकीदार होता है, बलोच जो होता है वो एक मछेरा सा होता है। सिंध इनको क्या दौरा पड़ा जावेद साहब? आपको क्या दौरा पड़ गया? ये झूठ बोल रहे हैं ना, मुझे तो दौरा पड़ेगा। झूठ बोल ही जा रहे हैं मेरे सामने, मेरे पाकिस्तान की बुराई करना मैं कैसे सुन सकता हूँ? आपको भी दौरा पड़ेगा कि मैं इंडिया के खिलाफ बात करूँ। आपको लगा ना कि इंडिया के साथ पाकिस्तानी ये इस तरह झूठ बोल रहे हैं तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? दौरा हर पाकिस्तानी पड़ेगा जब इस तरह का सवाल बोल रहा होगा। चलिए ठीक है, ठीक। अफगानिस्तान में शांति रहनी चाहिए, ये पूरी दुनिया चाहती है। अफगानिस्तान में वो बर्बरियत नहीं होनी चाहिए जिसकी सबको आशंका है, जिसका सबको खतरा है। और अगर ऐसा हो तो सबको खुशी होगी। लेकिन आज भी फिलहाल सब लोगों के मन में एक खौफ है, एक दहशत है अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों के मन में खास तौर पर, इसमें कोई शक नहीं। तारिक फतेह सर आपका, राजा फैजल, जावेद गफारी, नितिन गोखले हमारे साथ थे। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया आज इंडिया टीवी पर वक्त देने के लिए आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।